चैनल लेकर आ गई हूँ मैं सीरीज का 11th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एपिसोड स्टार्ट होता है हमें सीन दिखाया जाता है कि ज़ेन अपनी फैमिली मेंबर्स पे गुस्सा कर रही होती है कि जॉब मिलने की खुशी में सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन जिसको जॉब मिली है उसको कोई पूछ नहीं रहा है। ये देखकर क्या उसे शांत करा दिया और वो सभी मिलकर एक साथ डिनर कंप्लीट करने लगते हैं, बिल्कुल एक फैमिली की तरह। डिनर कंप्लीट करने के बाद ज़ेन जाती है अपना पुराना सामान चेक करती है। उस सामान को चेक करते हुए वो बचपन की यादों में खो जाती है जब उसने एक ऐसे लिखा था क्यूट सा। तभी उसे पेंटिंग वाले उस पजल का एक आखिरी पीस मिलता है जो कि बाइहाओ ने जाने से पहले उसे दिया था और कहा था कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। तो ज़ेन कहती है कि तुमने कहा था तुम प्रोटेक्ट करोगे, लेकिन तुम ही अभी वो इंसान हो जो सबसे ज्यादा मुझे परेशान कर रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है कि क्याओ और वो घर जा रहे होते हैं जहाँ क्याओ काफी ज्यादा अपसेट होती है। तो ज़ेन उससे पूछती है कि जब भी हम मेरे घर से वापस आते हैं तो तुम इतना सैड क्यों हो जाती हो। इस पे क्याओ कहती है कि मुझे तुमसे जेलसी होती है। इस बात पे वो हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें मेरे इस लुक से जेलसी होती है? मैं तुमसे किसी भी एंगल से परफेक्ट हूँ जो तुम्हें जेलसी हो रही है। अच्छा किस बात पे जेलसी हो रही है बताओ। तो क्याओ कहती है कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझे तुमसे कुछ चाहिए तो क्या तुम मुझे दे दोगी? वो कहती है हाँ हाँ रख लो। क्याओ कहती है अभी सुना भी नहीं है, सुन तो लो। वैसे वो बाइहाओ के बारे में बात कर रही होती है, लेकिन ज़ेन को लगता है कि वो उसके पेरेंट्स के बारे में बात कर रही है। तो वो कहती है तुम रख लो, तुम तो उसकी बायोलॉजिकली बेटी लगती हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कबाड़े से उठा कर लाए हैं। और फिर वो क्याओ का मूड ठीक करते हुए गाना गाने लगते हैं। दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते हुए घर जाने लगते हैं। यहाँ ज़ेन की मॉम को दिखाया जाता है जो कि उन तीनों की फोटो देखकर सोच रही होती है कि जब जब वो क्याओ को देखती है उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड की याद आ जाती है, इसलिए वो क्याओ को ज्यादा प्यार करती है। दूसरी तरफ ज़ेन और क्याओ जब घर जा रहे होते हैं तो उन्हें हांजुए का कॉल आता है। ये कॉल क्याओ उठाती है और वो उसे डांट कर कॉल रखवा देती है क्योंकि हांजुए ने ज़ेन से काम के लिए बोला होता है। क्याओ ज़ेन को समझा रही होती है कि ऐसे हर किसी का काम नहीं मानना चाहिए, उसे सिर्फ बॉस का काम करना चाहिए, दूसरों का काम नहीं। लेकिन ज़ेन कहाँ सुनने वाली थी, वो दोबारा कॉल लगवाती है और वो इस बार हांजुए से रिक्वेस्ट करके काम मांग लेती है। हांजुए जो कि खुद बेचारी बैठी होती है ब्यूटी पार्लर में, वो ज़ेन को कहती है कि तुम्हें अपना काम कर लेना चाहिए, मेरे बदले मेल सेंड कर देना जो कि मैं भूल गई हूँ क्योंकि मैं बिजी हूँ। ज़ेन ये करने के लिए मान जाती है। क्याओ काफी गुस्सा होती है और उसे ऑफिस ड्रॉप करते हुए घर चली जाती है। दूसरी तरफ बाइहाओ को दिखाया जाता है जो कि वो भी ऑफिस में अवेलेबल होता है, काम कर रहा होता है। वो कुछ देर के लिए ड्रिंक लेने के लिए बाहर चला जाता है। उतने में हमारी ज़ेन आ जाती है ऑफिस में और वो मेल सेंड करके वापस जा रही होती है कि उसकी नजर बाइहाओ के कैबिन में जाती है। वो सोचती है कि उसने लाइट क्यों जला रखी है। वो जाती तो लाइट ऑफ करने के लिए, लेकिन वहाँ जाकर उसकी चेयर पर बैठकर मस्ती स्टार्ट कर देती है। उसे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होता है वहाँ का वो सिचुएशन। जब बाइहाओ आता है और ज़ेन को ऐसे देखता है तो वो उससे पूछता है कि वहाँ क्या कर रही है। ज़ेन काफी घबराकर वहाँ से भाग जाती है कि वो तो बस काम करने आई थी। बाइहाओ जब अपना काम निपटा कर वापस जा रहा होता है तो गार्ड उसे बताते हैं कि एक लड़की थी जो कि उसकी काफी केयर कर रही थी, कह रही थी कि जब तक बॉस ना चले जाए तब तक आप लोग यहाँ उनका ख्याल रखना। इस बात को सुनकर बाइहाओ को काफी अच्छा लगता है। एक सीन में बाइहाओ जिम जाता है, वहाँ उसे क्याओ मिलती है। वैसे तो क्याओ एक्सरसाइज करके वापस जा रही थी, लेकिन जब बाइहाओ को देखती है तो वापस फिर से एक्सरसाइज करने चली जाती है। यहाँ क्याओ काफी ज्यादा थक गई होती है, लेकिन बाइहाओ को टक्कर देने के लिए सोच रही होती है कि कितना ज्यादा फिट है और वो जानबूझ के एक्सरसाइज कर रही होती है। जब बाइहाओ थक जाता है तो वो बाहर आ जाता है। क्याओ उसके पीछे पीछे आती है और उससे पूछती है कि क्या वो इन दिनों अपसेट है। वो कहता है नहीं, बस काम को लेके थोड़ा सा बिजी है। क्याओ उसको रिलैक्स करने के लिए सॉन्ग सुनाने लगती है। तो बाइहाओ को लगता है कि जो वो बचपन में सुनते थे वही सुनाएगी, लेकिन क्याओ को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो ये देखकर बाइहाओ को काफी बुरा लगता है कि वो बचपन की सारी मेमोरीज को भूल गई है। क्याओ भी पूरी कोशिश कर रही होती है कि बाइहाओ को शक ना हो कि वो ज़ेन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वैसी हरकत कर दे रही होती है जिससे बाइहाओ को हर्ट हो रहा होता है। यहाँ बाइहाओ और क्याओ को साथ में हुसैन देख लेता है और उसे लगता है कि हमारी एडिटर की गर्लफ्रेंड है, पर फिर वो अवॉइड करता है इस चीज को। इधर क्याओ जब बाइहाओ को घर छोड़ने जा रही होती है तो बाइहाओ जिक्र कर देता है इस बात का कि जब मैं अमेरिका में था तो क्या तुमने मुझे मिस किया था। इस सवाल को सुनकर क्याओ कहती है कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो अचानक से, जिस पे बाइहाओ कहता है कि तुम्हें हमारी छोटी छोटी चीजें याद नहीं है, इनफैक्ट जो गाना हम सुनते थे साथ में वो भी याद नहीं है, इसलिए तुमने बहुत सारे दोस्त बनाए होंगे ना, तो भूलना लाजमी है। पर क्याओ उसे एश्योर कराती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ज्यादा सोच रहा है। तभी ट्रैफिक लाइट रेड से ग्रीन होती है और क्याओ इस बार ज़ेन की तरह एक्टिंग करते हुए सेफ चलाती है। इस बात से बाइहाओ को थोड़ा रिलैक्स होता है कि एटलीस्ट थोड़ी सी चीजें सिमिलर है। दूसरी तरफ ज़ेन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस का काम करते हुए सोच रही होती है कि बाइहाओ इतना रूड इसलिए है क्योंकि उनका कंपनी बंद होने वाला है और वो ये सारा प्रेशर अकेले झेल रहा है, इस वजह से लोगों को पता नहीं है, वो उसे गलत समझ रहे हैं। तभी उतने में क्याओ आ जाती है। क्याओ जब ज़ेन को देखती है तो नर्वस हो जाती है। ज़ेन उससे पूछती है कि वो इतनी देर कहाँ थी, तो क्याओ कहती है कि वो एक्सरसाइज कर रही थी। ज़ेन कहती है पहले तो वो जल्दी आ जाती थी, फिर इतना लेट क्यों। क्याओ उसके सवालों से परेशान होकर वॉशरूम भाग जाती है। ये देखकर वो सोचती है आजकल ये थोड़ा अजीब बिहेव नहीं कर रही है। उसके बाद ज़ेन को क्याओ का एक फिटनेस कार्ड मिलता है। वो कहती है कि क्या मैं भी ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन क्याओ उससे वो छीन कर उसे वहाँ से भगा देती है फिलहाल के लिए, बात टालने के लिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ क्याओ अपने काम में बिजी होती है। तभी येमो से नोटिस करता है और कहता है तुम वही थी ना जो मुझे क्रिमिनल समझ रही थी, तुमने मुझ पे गलत गलत इल्जाम लगाए थे। तो क्याओ उसे सॉरी बोलने लगती है। वो कहता है इसी पोजीशन में रहो, मुझे तुम अच्छी लग रही हो, मतलब वो उसको भी टीज करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो क्याओ को कैंडी देता है फिर से टेस्ट करने के लिए। जब क्याओ इस बार कैंडी टेस्ट करती है तो उसको फिर से खट्टा लगता है। तो ये देखकर वो कहता है कमाल है, मैंने खाया था तो मीठा था, तुम खा रही हो तो खट्टा। उसके जाने के बाद क्याओ सोचती होती है कि ये बंदा पागल है क्या, मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता है। इधर बाइहाओ को दिखाया जाता है जिसे सिग्नल पे फिर से सेफ होने पर सेफ की आवाज सुनाई देती है जो कि ज़ेन की थी। वो सोचता है कि क्या उसे ही सुनाई दे रहा है, क्या
क्या ये कोइंसिडेंस है? जब वो लिफ्ट में आता है तो जेन को नोटिस करता है। जेन उससे उसके सर के बारे में हालचाल पूछ रही होती है तो वो भी काफी घबरा कर जवाब दे रहा होता है। उसके बाद वो नोटिस करता है कि जेन के हाथ पे कट लग गया है उस दिन ग्लास को उठाते टाइम पे, तो वो उसे इस बारे में पूछने जाता है लेकिन फिर अवॉइड करता है। इधर जेन को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस पहुंचकर अपना पजल ढूंढ रही होती है, जो कि शायद कल ऑफिस आने पर रात को उससे गिर गया था। वो पजल को ढूंढने को लेकर इतना परेशान हो जाती है कि सफाई वाली आंटी से भी पूछ रही होती है, टेबल के नीचे छुप छुप के ढूंढ रही होती है। जब कलीग उससे पूछते हैं कि वो क्या कर रही है तो वो कहती है कि नीचे फ्लोर पर काफी अच्छी हवा लग रही है। काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे वो पजल अपने टेबल के नीचे मिलता है। जब उस पजल को लेने जाती है तो और दूर फेंक देती है। जब बाइहाओ आता है तो उसके जूते पर चिपक कर बाइहाओ उस पजल को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर तो वो हक्की बक्की रह जाती है। जब येमो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा मुंह क्यों बनाया तो वो कुछ नहीं बताती। येमो कहता है कि तुम जो गेम खेल रही हो मुझे भी बता दो, क्या पता मैं भी थोड़ा सा खेल लूंगा। लेकिन उसकी बातों पे जेन जैसा रिएक्शन देती है ना हक्का बक्का सा, वो ये देखकर काफी एंजॉय करता है। पजल की वजह से सारा दिन जेन का ध्यान सिर्फ बाइहाओ पर होता है। वो उसके कैबिन की तरफ देख रही होती है। येमो उसे इस हालत में देखकर काफी ज्यादा मजे ले रहा होता है। तभी सिस्टर जोई उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या वो थकी हुई है तो वो ऑफिस से ऑफ ले सकती है। लेकिन जेन कहती है कि नहीं, वो बस थोड़ा सा उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी उस वजह से ऐसी हरकत कर रही है, लेकिन वो रिलैक्स है। तभी ऑफिस में एक कुरियर आता है। सब लोग डर रहे होते हैं कि ये बाइहाओ तक कैसे पहुंचाया जाए। तभी जेन आती है, दौड़कर उस कुरियर को लेकर भाग जाती है। सब लोग काफी हैरान होते हैं, लेकिन जेन तो मौका ढूंढ रही थी कि कैसे वो बाइहाओ के कैबिन में जाए और उस पजल को लेकर आए। तो वो फटाफट बाइहाओ के कैबिन में जाकर उस पार्सल को रखती है और फिर ढूंढने लगती है पजल को। बहाने बहाने से वो टेबल के नीचे झांकने की कोशिश कर रही होती है। बाइहाओ को काफी अजीब लगता है, लेकिन जेन तो पजल देख चुकी होती है जो कि उसके जूते पर चिपका हुआ था। वो बाइहाओ के पास जाती है, उसका जूता साफ करने के बहाने पजल लेने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ लेन आता है। उसको लगता है कि ऑफिस में कुछ चल रहा है तो वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन बाइहाओ से रोककर कहता है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, इसको लेकर जाओ, ये मेरे जूते साफ कर रही है। लेन जब जेन से पूछता है कि क्यों, तो जेन बताती है कि इनका जूता काफी अच्छा है और फिर वो दोनों के दोनों मिलकर बाइहाओ के जूतों की तारीफ स्टार्ट कर देते हैं वहाँ खड़े खड़े। ये देखकर बाइहाओ काफी परेशान हो रहा होता है। बेचारी जेन इतने सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भी उसे अभी तक पजल नहीं मिला था। तभी बाइहाओ ऑफिस से बाहर आता है और उसके जूते से पजल निकलकर वहीं रह जाता है। ये देखकर जेन की सांस में सांस आती है, लेकिन तभी येमो आता है और उस पजल को छुपा लेता है। बाइहाओ को बातों में उलझाकर वो उसे वहाँ से भगा देता है। जेन जैसे ही उस पजल को लेने के लिए आगे बढ़ती है, येमो फटाफट से वो पजल लेकर वहाँ से भागने लगता है। जेन उसके पीछे पीछे दौड़ जाती है उस पजल को लेने के लिए। उन दोनों में काफी खींचातानी चल रही होती है उस पजल को लेके, लेकिन येमो नहीं दे रहा होता है। तो जेन उसे कहती है कि तुम क्यों मुझे सता रहे हो, दे दो ना। तो येमो कहता है कि तुम मुझे ट्रीट दे दो, मैं तुम्हें ये पजल पीस वापस कर दूंगा। जेन नहीं मान रही होती और येमो से नहीं दे रहा होता है क्योंकि उसे ट्रीट चाहिए थी। दूर से हानजे जब येमो को जेन के साथ देखती है तो उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो हमारा येमो सीईओ का बेटा है। तो ये देखकर वो गुस्सा कर रही होती है कि वो उसके साथ ना जाकर इसके साथ ट्रीट में जाने की रिक्वेस्ट कर रहा है। लेन उसे अकेले में ऐसे बात करता हुआ देखकर डांट कर भगा देता है। लेन येमो के पास आता है और उसे उसकी बाइक मांगने लगता है। येमो उसके पीछे चला जाता है, इस वजह से जेन को उसका पजल पीस नहीं मिलता और वो परेशान होकर सोच रही होती है कि अब वो येमो को ट्रीट कैसे दे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हानजे कोशिश कर रही होती है कि वो येमो के साथ अकेले डिनर पर जाए और जेन को यहाँ से भगा दे, लेकिन उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा होता है। उल्टा उसे ही काफी सारा काम मिल जाता है, जिस वजह से उसे रुकना पड़ जाता है। वो येमो को अपने साथ रुकने के लिए कहती है, लेकिन येमो वहाँ से जेन के साथ निकल जाता है। ऑफिस में वो अकेली बचती है जो कि लेट नाइट काम करने वाली थी। ये देखकर काफी परेशान हो जाती है और सोच रही होती है कि येमो जेन के साथ डिनर कर रहा है, और ज्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है जहाँ जेन येमो को ट्रीट दे रही होती है। वो उससे कहती है कि अब अगर तुम्हारा खाना हो गया तो क्या तुम वो पजल दे सकते हो। तो कहता है नहीं, अभी भी बाकी है। ये देखकर जेन को गुस्सा आ रहा होता है, तो वो उसे टीज करने के लिए पजल पीस देकर और ज्यादा टीज करने लगता है। जेन उसके सारे नखरे झेल रही होती है। ये देखकर येमो से वो पजल पीस वापस कर देता है। तो जेन कहती है तुम्हें किसने कहा था कि मैं ये ढूंढ रही हूँ। तो येमो से बताता है कि जब वो ऑफिस आया था तो उसने उसे स्टाफ से बात करते हुए देख लिया था उस पजल के बारे में, और ये देखकर उसे पता लग गया था कि जेन क्या ढूंढ रही है। जेन कहती है कि फाइनली मुझे ये मिल गया, मैं इसकी वजह से कितना परेशान थी, तुम्हें नहीं पता इस चीज से रिलेटेड कितना बड़ा सीक्रेट है। येमो कहता है कि उसे इसके सीक्रेट के बारे में पता है। जेन ये देखकर कंफ्यूज होती है और उससे पूछती है कि तुम्हें किसने बता दिया, कौन सा सीक्रेट बताओ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।